साल 2018 में त्रिपुरा के एक बीजेपी नेता, एक बड़े बीजेपी नेता का एक बयान सामने आता है। और इस बयान के साथ, इस टिप्पणी के साथ, इस कटाक्ष के साथ एक ऐसे मामले को फिर से हवा मिलती है जो पिछले 15-16 सालों से अनसॉल्व था। एक ऐसा केस जो पुलिस, सीआईडी, सीबीआई, फॉरेंसिक टीमें, इन सब के लिए आज भी एक रहस्य बना हुआ है। एक ऐसा केस जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन, सीबीआई, सीआईडी, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की भी काफी बेइज्जती होती है। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ हाजिर हुआ हूँ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस घटना की वजह से, इस कहानी की वजह से एक मुख्यमंत्री की कुर्सी जाते जाते बची है। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है त्रिपुरा त्रिपुरा से। उस समय त्रिपुरा में लेफ्ट की सरकार, और उस सरकार के मुख्यमंत्री, उस त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक सरकार, इनका नाम ही मणिक सरकार था। एक माने जाने नेता है, बड़े कद्दावर नेता, चारों तरफ इनका नाम, चारों तरफ रुतबा। पार्टी एक तरह से इन्हीं के नाम से, इन्हीं की कदकाठी से जानी जाती थी। इतने माने जाने नेता थे। अब आमतौर पे जो प्रोटोकॉल होता है, जो नियम होता है, उसके अनुसार जब कोई आदमी, कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो उस मुख्यमंत्री को जो मुख्यमंत्री आवास है उसमें आके रहना चाहिए। लेकिन जो मणिक सरकार थे, इनके पास वहीं पे अपना खुद का एक घर होता है, काफी आलीशान, काफी भव्य घर था। तो इन्होंने फैसला किया है कि भले ही मैं सीएम बन चुका हूं, भले ही मैं मुख्यमंत्री बन चुका हूं, लेकिन मैं अपने सीएम आवास में ना रह के मैं अपने खुद के निजी घर में रहूंगा। और जो सीएम आवास है, इसको उन्होंने वहां के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, जो कि जाहिर सी बात इन्हीं की पार्टी के मिनिस्टर थे, सौरभदीप दत्ता, उन्होंने सौरभदीप दत्ता को, जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, सीएम आवास उनको रहने के लिए दे दिया। अब आमतौर पे जो लोग नहीं जानते, मैं उनको बता दूं कि जो सीएम आवास होता है उसके भी कई पार्ट होते हैं। एक पार्ट में सीएम खुद रहते हैं, और उसी रेजिडेंस के अंदर सीएम के जो सुरक्षा वाले होते हैं, जो उनके कर्मचारी होते हैं, जो उनके गार्ड होते हैं, जो उनके रसोइया, ये फिर ऐसे लोग जो उनकी सेवा में लगे होते हैं, वो भी उसी रेजिडेंस के अंदर ही रहते हैं। क्योंकि ऐसा ना हो कि कभी मुख्यमंत्री जी को कहीं कोई काम पड़ जाए या फिर स्पेशल चीजें हो तो वो लोग थोड़ा सा दूर हो, उनको दूर से आना हो, ड्यूटी करने आना हो। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो सीएम के वर्कर्स होते हैं, जो उनके सुरक्षा कर्मी होते हैं, जो उनके सहायक होते हैं, उनका भी घर उसी सीएम रेजिडेंस में ही बनाया जाता है। तो ऐसा यहाँ पे भी था। जो त्रिपुरा के सीएम थे, वहीं पे उसी रेजिडेंस में उनके कर्मी, उनके सहायता करने वाले, जो उनके पीए थे, सीए थे, और जो गार्ड्स थे, जो उन्हें प्रोटेक्शन मिली हुई थी, ये सारे लोग उसी रेजिडेंस के अंदर रहते हैं। और जो इनका स्टाफ था, वो सुबह सुबह अपना डेली का काम निपटा के सीएम जी की सिक्योरिटी में आ जाता, और सीएम जी के काम में भी आ जाता। लेकिन अचानक से जो इनका स्टाफ था, उसे एक तरह से एक समस्या, एक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था लगातार कई दिनों से। जो स्टाफ में आमतौर पे जो ये पानी की चीजें लगी थी, जैसे टोटी थी, या फिर बाथरूम था, या फिर ऐसी टॉयलेट सीटें थी, इन सब जगहों पे जो वाटर का फ्लो था वो कम होता जा रहा था, धीरे धीरे कम होता जा रहा था। अब एक सीएम के आवास में ऐसी छोटी मोटी दिक्कत होना, ये अपने आप में बेहद गंभीर एक विषय माना जाता है कि सीएम आवास में पानी नहीं आ रहा। ये बेहद चौंकाने वाली बात थी। तो आनन फानन में इस बात की रिपोर्ट की जाती है कि पानी कम आ रहा है, और जो रिपोर्ट करने के बाद जो एक कार्रवाई होती है, उसकी कार्रवाई शुरू की जाती है, कार्रवाई की प्रक्रिया। और ये कहा जाता है कि 1-2 दिन में चीजें ठीक हो जाएंगी। अब धीरे धीरे एक दिन बीत जाता है, और दिन आ जाता है 5 जनवरी 2005। 5 जनवरी 2005 में अचानक से पानी आना बंद हो जाता है। अब इधर इन कर्मचारियों के हाथ पांव फूल जाते हैं कि अचानक से सीएम आवास में पानी ही नहीं आ रहा, और क्या दिक्कत होगी, अगर अभी सीएम साहब आएंगे तो काफी गुस्सा होंगे, हो सकता है उनके पास भी पानी ना जा रहा हो। तो ये चीजें बेहद चौंकाने वाली थी। और आनन फानन में जब उन्हें कुछ ना सूझा, तो वो लोकल मजदूरों को पकड़ के जांच करवाने के लिए, चेक करवाने के लिए उन मजदूरों को लेके आते हैं। और इस बात पे कवायद होती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि सीएम आवास में पानी नहीं आ रहा। अब वो मजदूर, वो लोकल वर्कर्स एक एक जॉइंट, एक एक चीजों को खोल खोल के चेक करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं मिलती। सारी जो जॉइंट्स थे, पाइपों के जो बॉन्ड्स थे, वो सब सही थे, हर जगह पे सब कुछ सही दिख रहा था। तो अब उन्हें समझ में नहीं आता कि बीच में कहीं दिक्कत तो नहीं है। उन्हें बात तो क्लियर था कि बीच में पाइपलाइंस में कोई दिक्कत नहीं है।
तब वो ऐसे चेक करते करते सेप्टिक टैंक के पास जाते हैं। और उस सेप्टिक टैंक को जब खोलते हैं तो उन्हें एक काली काली सी चीज, क्योंकि सेप्टिक टैंक कई सालों से खुला नहीं था, उसमें काई और ये सब चीजें जमी हुई थी, तो उन चीजों की वजह से वो चीज भी काली हो चुकी थी। अच्छा, अगर आप अपने घर की टंकी को भी ध्यान से देखिए तो जो पानी उसमें डालने का जुगाड़, जो व्यवस्था होती है ऊपर से होती है, वो पानी निकलने का एकदम नीचे से। तो जो चीज थी वो नीचे बैठी हुई थी सेप्टिक टैंक में और पाइप के मुहाने पे आ गई थी, जिस वजह से पानी का जो फ्लो था वो एकदम कम हो गया था और कहीं कहीं तो एकदम पानी आ भी नहीं रहा था। तो आनन फानन में उस चीज को हटाई जाती है, पानी का फ्लो खुल जाता है, चारों तरफ खुश हो जाते हैं। फिर उस चीज को जो पाइप में फंसी हुई थी उसको निकाल के बाहर रखा जाता है और फिर ये कहा जाता है कि और चेक कर लो क्या ऐसी कोई चीजें हैं जो बाद में हो सकता है फंसे, तो बाद में भी दिक्कत हो, इसलिए तुम अगर टैंकी में घुसे हो, सेफ्टी टैंक में घुसे हो, तो उसको अच्छे तरीके से साफ कर लो। उसके बाद वो चीजें साफ करने लगते हैं और ऐसी ऐसी लगभग उन्हें 10 से ज्यादा चीजें मिलती हैं। अब ये चीजें लकड़ी थी, लोहा था, उस समय तक किसी को समझ नहीं आता कि ये चीजें हैं क्या। तभी अचानक जब वो मजदूर निकलने लगते हैं तो उनके पैर से एक चीज और टकराती है। अब जाहिर सी बात, उन्हें लगता है कि एक चीज और मिली है जो बाद में फिर जाके उस पाइप के मुहाने पे फंसेगी और दिक्कत होगी, तो उसे भी वो निकालने की कोशिश करते हैं। और वो जैसे निकालते हैं वो चीज पूरी तरह काई से काली हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही उनके उसको पानी से बाहर निकालते हैं, उसके आकार से, उसकी संरचना से, जो उन्हें दिखता है, जो उन्हें समझ में आता है, उसे देखने के बाद उस मजदूर की चीख निकल जाती है। वो घबरा के उसे फिर से फेंक देता है उसी पानी में और कूद के बाहर आ जाता है। अब अपने आप में जो बाहर खड़े थे वो चौंक से जाते हैं कि ऐसा क्या था जिसे देखने के बाद ये मजदूर इतना चौंक गया, इतना घबरा गया। उससे पूछते हैं कि बताओ क्या था। वो थोड़ा सा घबराया हुआ था, थोड़ा सा उसकी आवाज़ भी कांप रही थी। फिर उससे गार्ड्स थोड़ा सख्ती से पूछते हैं बताओ क्या था, बताओ क्या था। तो वो बताता है कि उसके अंदर, इस टैंक के अंदर एक इंसानी खोपड़ी, एक स्कल, वो रखा हुआ है, जो कि काई की वजह से पूरी तरीके से काला हो चुका है। लेकिन वो एक खोपड़ी है, मैंने बहुत बारीकी से उसे देखा, एक खोपड़ी है। अब सुरक्षाकर्मी सीएम आवास में एक खोपड़ी का मिलना, ये सुनने के बाद एकदम से चौंक जाते हैं, एकदम से घबरा जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि चूंकि पूरे राज्य की जो सबसे सुरक्षित जगह होती है, जो सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, वो सीएम का घर, सीएम का आवास होता है। अब वहां से किसी इंसान की खोपड़ी का मिलना, ये बेहद चौंकाने वाला और बेहद हैरान कर देने वाला था। अब आनन फानन में उस खोपड़ी को निकाला जाता है और आसपास की जो 10 चीजें और मिलती हैं उनसे मैच कराया जाता है, उन्हें थोड़ा सा चेक किया जाता है, तो पता चलता है कि ये भी इंसान की हड्डियां ही हैं। ये कोई लकड़ी या लोहे का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक इंसान की हड्डी है। अब ये बात जंगल के आग की तरह बहुत तेजी से फैलती है, बहुत ज्यादा तेजी से, कि सीएम आवास में एक मुख्यमंत्री के घर में एक इंसानी लाश, एक इंसानी कंकाल मिला है। और ये बात पूरे राज्य में तेजी से फैलने लगती है। अच्छा, जिस समय ये चीजें निकलती हैं, जब ऐसी प्रॉब्लम होती है, उस समय जो मुख्यमंत्री मणिक सरकार थे, वो किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में एक भाषण, अपना एक प्रेजेंटेशन दे रहे थे। खबर उनके पीए के पास आती है कि मुख्यमंत्री आवास में एक लाश मिली, एक कंकाल मिला, एक इंसानी खोपड़ी मिली है। वो धीरे से जाके मुख्यमंत्री के कान में बताते हैं। अब इधर मुख्यमंत्री की भी हवा खराब की, अब तो बड़ी बदनामी होगी, क्योंकि मेरे घर में अगर ऐसी चीजें मिलती हैं तो जाहिर सी बात है पूरे राज्य की सबसे सुरक्षित जगह मुख्यमंत्री का आवास होता है, मुख्यमंत्री आवास में ये ऐसी मर्डर और ऐसी चीजें मिल रही हैं, तो बेहद शर्मसार कर देने वाली बात है। तो मुख्यमंत्री तुरंत ही वहां की जो लोकल पुलिस, उनको बुलाती है और कहती है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, जल्द से जल्द इस मामले की जांच की जाए। अब पुलिस वाले आते हैं और उस कंकाल को, उस खोपड़ी को और बाकी जो हड्डियों के अवशेष थे उन्हें अपने कब्जे में लेती है और जांच के लिए भेज देती है। अब पुलिस के सामने कई सवाल थे। पहला तो ये कंकाल यहाँ पे आया कैसे, लेकिन इस कंकाल की हालत देखने के बाद ये लग रहा था कि यह कंकाल जो है, इंसानी कंकाल, ये काफी पुराना है। और अगर आया तो ये कंकाल आखिर है किसका, मर्डर कैसे हुआ है या फिर नहीं हुआ है, डूब के मरा कैसे, क्या हुआ, ये तो बात की बात है। ये कंकाल यहाँ आया कैसे, इतनी सुरक्षित जगह पे ये पहुंचा कैसे, अपने आप में ये भी बेहद चौंकाने वाली बात है। पुलिस के लिए सबसे बड़ा रहस्य तो यही था। तो पुलिस आनन फानन में इस मामले की जांच करने जुट जाती, लेकिन उसे सुराग के नाम पे, सबूत के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता। चारों तरफ लोगों से पूछताछ करती कि कोई ऐसी लड़की या फिर लड़का कोई गायब हुआ हो जो इधर देखा गया, किसी को देखा गया ऐसे कंकाल फेंकते, कुछ भी हाथ नहीं आता। अब पुलिस जो है उस कंकाल को
जो वहाँ की फॉरेंसिक लैब, सेंट्रल फॉरेंसिक लैब थी, माफ कीजिएगा स्टेट फॉरेंसिक लैब SFL, वहाँ भेज देती है। अब जांच करने के बाद वो फॉरेंसिक लैब भी कुछ ज़्यादा बता नहीं पाती, बस इतना कहती है कि ये जिसकी भी कंकाल, जिसकी भी खोपड़ी है, उसकी मौत लगभग 15 सालों पहले हुई थी। 15 साल पहले, 15-16 साल पहले इस आदमी की मौत, यानी कि 2005 में खोपड़ी कंकाल मिला था। तो जो जिसकी कंकाल थी, चाहे वो लड़का था चाहे लड़की थी, उसकी मौत लगभग 1990 और 1991 के आसपास हुई थी। अब इस बात से थोड़ा सा मणिक सरकार और उनकी सरकार को थोड़ा सा एक राहत मिलता है कि चलो ये जो मर्डर हुआ है, ये जो लाश मिली वो मेरे समय की नहीं है। लेकिन इधर राजनीतिक पार्टियां इसमें अपना फायदा सेकने लगती है। कांग्रेस, बीजेपी ये सब धरने पे बैठ जाते हैं चारों तरफ, एक तरह से धरना प्रदर्शन करना, संसद की कार्रवाई न चलने देना, और सीधा सीधा डिमांड करते हैं कि अब चूंकि मुख्यमंत्री के घर से एक इंसानी लाश मिली, एक इंसानी कंकाल मिला है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री को तो कम से कम इस्तीफा देना चाहिए। अब मुख्यमंत्री पे भी दबाव बढ़ता जाता है, और दबाव में आने के बाद मुख्यमंत्री जो मणिक सरकार थे, वो इस मामले की जांच पुलिस से हटा के वहाँ की CID को दे देते हैं। अब CID भी जांच करती है, चारों तरफ चेक करती है, कुछ भी हाथ नहीं आता। उसके सामने कई सवाल थे कि ये लाश किसकी है, ये लाश यहाँ पे पहुंची कैसे, इसका मर्डर हुआ है या लड़का है या लड़की है। और लेकिन सुराग के नाम पे, सबूत के नाम पे बस वही जो कंकाल मिला था वही था। तो CID भी अपने तरीके से जांच करती है, और इधर बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले और लोकल जो पार्टियां थी वो सरकार पे लगातार दबाव बनाए हुई थी कि कम, और लगातार बार बार इस्तीफे की मांग, इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा दीजिए। चारों तरफ धरना, विरोध प्रदर्शन सब कुछ हो रहा था, मीडिया में, सोशल मीडिया पे चारों तरफ बेइज्जती हो रही थी। अब इतना दबाव होने के बावजूद जब लगभग महीनों तक ये मामला CID से भी सॉल्व नहीं हुआ, तो जो सरकार थी, मणिक सरकार की सरकार थी, उसने इस मामले को CBI को हैंड ओवर करने का फैसला किया, और संसद में आके बाकायदा ये बात बोली कि अब मामला CBI को जा रहा है, तो आप लोग परेशान न होइए, निष्पक्ष जांच होगी। अब मामला CBI को जाता है, CBI भी जांच करने जुटती है, और CBI सबसे पहले इस मामले पे बाद में जाती है कि इसका मर्डर कैसे हुई, किसने छोड़ा। सबसे पहले वो इस पहचान में जुट जाती है कि इंसान ये कौन है, लड़का है लड़की, ये दिखता कैसे, ये है कौन। अब फॉरेंसिक लैब में फिर से इस CBI की टीम जाती है और कहती है कि आप पता कीजिए कैसे। तो फॉरेंसिक लैब सीधा सीधा अपना हाथ खड़ा कर देती है कि हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक, ऐसी कोई तरीका, ऐसा कोई रास्ता है नहीं जिसके द्वारा हम बता दें कि ये है कौन, ये दिखता कैसे था ये। लेकिन फिर फॉरेंसिक लैब वाले ने बताया कि हमारे पास तो नहीं, लेकिन चंडीगढ़ में एक ऐसी लैब है जहाँ के साइंटिस्ट इस खोपड़ी पे इसकी शकल, ये इंसान दिखता कैसे था, लड़का था या लड़की थी, ये हूबहू बना सकते हैं। अब चूंकि सरकार का डायरेक्ट CBI पे दबाव था कि जल्दी से जल्दी सॉल्व करना इस मामले को, तो आनंद फानंद में CBI वाले चंडीगढ़ में उस खोपड़ी को, उस कंकाल को लेके जाते हैं और बोलते हैं कि जल्दी से आप इसका जो शकल है, शेप है, आकार है, वो बता दीजिए। अब फॉरेंसिक टीम वाले जो वहाँ के चंडीगढ़ के थे, वो भी साइंटिस्ट उस पर लगते हैं पूरा, कभी रबड़ से, कभी प्लास्टिक से, कभी ऐसी चीज़ों से उस पर अलग अलग तरीके से शकल बनाने की कोशिश करते हैं। और महीनों मेहनत करने के बाद, रिसर्च करने के बाद एक शकल बना के सामने लाते हैं, और CBI वालों से कहते हैं कि ये जो शकल है ये 90 से 99% तक एक्यूरेट है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी जिसकी खोपड़ी हो वो ऐसा ही हूबहू दिखता था। अब जब शकल सामने आई तो पुलिस, CBI, CID इन सब जब शकल उन्होंने देखी, तो अभी देखने के बाद बुरी तरीके से हैरान हो गए, क्योंकि वो शकल जो थी वो एक 23 साल की खूबसूरत, बेहद खूबसूरत लड़की की थी। तो यहाँ से ये जो मामला था वो दूसरी दिशा में जाने लगा कि शायद इस लड़की के साथ कुछ गलत काम हुआ, उसके बाद इसे मार के फेंका गया। तो अब पुलिस, CBI, CID तीनों मिलके वहाँ के आसपास के इलाकों में उस शकल की फोटोज शेयर करवा के, चारों तरफ से पता करवा के क्या ऐसी किसी शकल की लड़की को देखा गया, फिर किसी के घर से गायब हुई हो 15-16 साल पहले, 90-91 के दशक में कोई गायब हुई हो, तो पता किया जाए। पूरे राज्य में उस लड़की के फोटोज शेयर किए जाते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई भी सुराग नहीं मिलता। अब CBI इस मामले में जब कुछ नहीं पाती तो वो दूसरे तरीके से जीरो इन करने की कोशिश करती है।
क्योंकि उस समय जो सीएम आवास का रेजिडेंस था वहाँ पे बस सीएम के कर्मचारी, उसके जो सैनिक थे, जो सुरक्षा गार्ड थे, जो खाना बनाने वाले थे, यही लोग रहते थे। तो फिर वो पता करने लगे कि लगभग 10 सालों में जब वो मर्डर हुआ उससे पहले से 2-4 साल और 2-4 साल बाद तक उस इलाके में रहता कौन था, सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको दी गई थी। तो इन सब मामलों में भी जब पता किया जाता है तो ये पता चलता है कि उन जगहों पे 1000 से ज़्यादा लोग रह चुके हैं अब तक, अलग अलग समय में, अलग अलग टाइम पे, कुछ इधर कुछ उधर। अब सीबीआई फिर जीरो इन करने की कोशिश करती है कि उस सेप्टिक टैंक के सबसे पास कौन रहता है, और फिर पता चलता है कि कभी ये रहते हैं तो फिर ये अभी छोड़ के बाद में दूसरी जगह चले गए थे, फिर ये रहते हैं, ऐसे ऐसे करके उसमें भी सैकड़ों नाम आते हैं। अब कुछ तो ऐसे थे जो उस दुनिया में थे भी नहीं, तो अब फिर सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगता। सीबीआई अपने अपने तरीके से पूछताछ करती रहती है, जांच करती रहती है, मामले को इधर से उधर, उधर से कड़ियाँ जोड़ती रहती है, लेकिन उनसे सुराग के नाम पे, सबूत के नाम पे बस वही खोपड़ी। और जो मेहनत करके उन फॉरेंसिक लैब वालों ने शकल तैयार की थी, उस शकल, लेकिन उस शकल को पहचानने वाला ना सीबीआई के हाथ लगा, ना कोई ऐसा संदिग्ध हाथ लगा, कोई ऐसा संदिग्ध था जो शकल से कुछ संबंध रखता हो, या फिर उस समय वो मर्डर किसने किया इस बात का कोई सुराग सीबीआई के हाथ लग रहा था। सीबीआई जांच करती रही, इस जांच को महीनों बीते, महीनों के बाद साल बीते, साल के बाद लगभग 10 साल बीते, और धीरे धीरे सीबीआई ने भी इस केस को छोड़ दिया। और ये केस शायद भारत के उन चुनिंदा केसों में से एक है जो आज तक सीबीआई, पुलिस प्रशासन, इन सब के द्वारा अनसॉल्व है, और आज तक ये केस एक रहस्य बना हुआ है। मामला धीरे धीरे दब गया, लेकिन जब 2018 में पहली बार बीजेपी की सरकार वहाँ पे बनी और लेफ्ट की सरकार पहली बार त्रिपुरा से गिरती है, तो बीजेपी के जो नेता वो शासन में आने के बाद, सरकार में आने के बाद एक बयान उस लेफ्ट पार्टी पे एक तंज कसते हुए कहते हैं कि भैया, हमारे जो मंत्री हैं, हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो अपने घरों में जाने के बाद, जो उन्हें सरकारी आवास मिलेंगे उसमें जाने के बाद सेफ्टी टैंक वगैरह चेक करवा लें, चूँकि उसमें से अब तो लाशें भी निकल सकती हैं। चूँकि इस बातों से जो बीजेपी वाले हैं वो ये कहना चाह रहे थे कि जो लेफ्ट की सरकार थी उसने ऐसे कई इंसानों को मरवाया और अपने आसपास के घर के बंगलों के आसपास ही दफनवा दिया, तो शायद और भी लाशें निकले। ये तंज जब बीजेपी वालों ने कसा तो इस मामले को एक बार फिर से हवा मिली और ये मामला फिर से सामने आया। लेकिन इस मामले को आज अगर 2005 से जोड़ा जाए, 2022 आ गए तो 17 साल ये, और उसके 15 साल पहले मर्डर, तो 17 और 15 अगर आप जोड़ लीजिए तो 15, 15, 30, 2, 32 सालों से गायब एक लड़की, और 17 सालों पहले मिली एक लाश, जो एक मुख्यमंत्री के घर से मिलती है। उस लाश का, उस लड़की का ना कुछ पता चला, न इस मामले में आज तक कोई कार्रवाई आगे बढ़ पाई, ना इस राज से पर्दा उठा। तो फिलहाल आज थी ये कहानी जो मुख्यमंत्री के घर से लाश मिलती है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के घर से लाश मिलती है उसकी। अब आपसे कल मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले आपसे वही गुजारिश कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई कहानी लाऊं तो सबसे पहले आज तक पहुंचे। तब तक अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ की गुजारिश।